नमस्कार। हम लोग जो है बीपीएससी टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें आज जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। ऑप्शन है लाओस, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड। आपको बता दूं, जो लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित भू आबद्ध देश है, और यह जो है लाओस म्यांमार, चीन, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट रेड लेना पड़ेगा ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, लाओस। अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगी। परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष की होगी। इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो योजना है, ये स्वतंत्रता दिवस संबोधन में एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की सरकार की योजना की घोषणा की थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा, जिसने बाघों की आबादी बढ़ाने की मदद की है। दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में जो है इस परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। प्रस्तावित 10 वर्षीय परियोजना का उद्देश्य जो है नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों को बचाना है। यह परियोजना जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। डॉल्फिन को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो डॉल्फिन को बचाने की आवश्यकता जो है, जलीय जीवन नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक होता है, और चूंकि गंगा डॉल्फिन खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, इन प्रजातियों और इनके पर्यावरण की रक्षा नदी के जलीय जीवन की संरक्षण सुनिश्चित करेगी, इसलिए इन्हें बचाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हम पढ़ते हैं, जो यह परियोजना टाइगर रिजर्व की प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगी, बिल्कुल सही है। परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष होगी, गलत है ये, 20 वर्ष नहीं 10 वर्ष होगी। इसका कोई उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है, बिल्कुल नहीं। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा, नहीं। किसके द्वारा? परियोजना जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। तो इसमें 3 गलत है, तो इसका ऑप्शन आंसर जो है ई होना चाहिए। अच्छा, गंगा डॉल्फिन के बारे में जान लीजिए आप। जो ये जो है आमतौर पर गंगा डॉल्फिन अंधे होते हैं और अपने शिकार को एक अनोखे तरह से पकड़ते हैं, और अनोखे तरह ये कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उत्सर्जन करते हैं, जो उन्हें शिकार तक पहुंचा देता है। गंगा डॉल्फिन जो है मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, विशेष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली में जो है इनका वास है। इसे IUCN लाल सूची में जो है इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। IUCN के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जानिए, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। वर्ष 2009 में जो है राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को, ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर जो है, आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हवाई सुरंग है। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई क्या है? आपको बता दूं, जो ये भी जो है क्या ना, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो प्रश्न रहते हैं बहुत पुराना भी पूछ देता है, 2-3 साल, जब तक इस पंचवर्षीय योजना चलेगा कि गवर्नमेंट रहेगी तो अपनी चर्चा करते रहेंगे और सवाल आते रहे। तो अटल सुरंग के बारे में बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसे 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किया था और राष्ट्र को समर्पित किए थे। अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हवाई सुरंग है। तो 10,000 फीट है, तो ऑप्शन में 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। तो इसमें कह रहा है उसकी लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई जो है, सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, और यह जो है 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि 10,171 फीट होगा, 3100 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। अच्छा,
इस परियोजना का पूरा होने की जो लागत है 3200 करोड़ रुपया बताया गया था। और अटल सुरंग का निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पिरपंजाल पर्वत श्रेणी में रोहतांग दर्रे के समीप जो है किसके द्वारा, बोर्ड बीआरओ जो है इसके द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन है वोस्टोक, तांग्यानिका, कैस्पियन सागर, बैकाल। इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। आपको बता दूं, जो तांग्यानिका, बैकाल के बारे में पहले बता दूं, जो बैकाल जो है, बैकाल की अवस्थिति जो है ये साइबेरिया रूस में है, गहराई 1642 मीटर है। उसके बाद है ये वोस्तोक जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है और 900 मीटर की गहराई में है ये। तांग्यानिका जो है, तांग्यानिका ये तंजानिया, जाम्बिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसकी अवस्थिति है और ये 1470 मीटर की गहराई में है। उसके बाद कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर ईरान और रूस में मेनली ये अवस्थित है और 1025 मीटर गहराई है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भाग नहीं है? ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लिमोर लेस्टे। कोरल त्रिभुज पहल या कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव 6 देशों मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी और लिमोर लेस्टे का एक जो है बहुपक्षीय भागीदारी है। कौन कौन? 6 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी और लिमोर लेस्टे। तो मैंने कहीं पे थाईलैंड का नाम नहीं बोला, तो क्यों नहीं होगा? थाईलैंड नहीं आएगा। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव को प्रवाल भित्ति, मत्स्य पालन एवं खाद्य सुरक्षा पर जो है कोरल त्रिभुज पहल के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब 6 देशों की यह जो बहुपक्षीय भागीदारी जो है ये समुद्र और तटीय संसाधनों को बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों को संबोधित करने पर जो है कार्य करते हैं। 8 जून को मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस की संगति में वर्ष 2012 से जो है प्रत्येक वर्ष 9 जून को प्रवाल त्रिभुज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य की काबर ताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? हाल ही में नहीं, 2020 की ही बात है। 2020 में अक्टूबर 2020 के जो रामसर कन्वेंशन ने काबर ताल आर्द्रभूमि, जो कि कहाँ है? अरे भाई बिहार, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है, को अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो ये तो भाई इसका आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। लेकिन कांवर ताल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कांवर ताल जो है आर्द्रभूमि को कन्वेंशन के अनुच्छेद 2.1 द्वारा स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया है कांवर ताल को। और अगर अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या की बात है तो ये 41 है, जो कि दक्षिण एशिया में जो है सर्वाधिक है। नवंबर 2020 में भारत में जो है इनके साथ साथ जो है 2 नए रामसर स्थल को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के सुर सरोवर जो कि 40वीं थी और महाराष्ट्र में लोनार झील 41वीं। ये भी ध्यान रखिए। कांवर ताल बेगूसराय जिले में सिंधु गंगा मैदान के 2620 हेक्टेयर भूमि जो है इसके दायरे में आती है। यह स्थल जो है व्यापक बाढ़ परिसर में स्थित 18 आर्द्रभूमियों में से जो है एक है और इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बाढ़ बफर के रूप में कार्य करता है। और यह क्षेत्र और स्थानीय समुदायों की आजीविका के अवसर भी प्रदान करते हैं। लगभग 165 पादप प्रजातियों, 394 जीव प्रजातियों और 221 पक्षी प्रजातियों और लगभग 50 मछली प्रजातियों का जो है संपोषण प्रदान करती है ये झील। मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ संलग्न एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है, जहां की 58 प्रवासी जल पक्षी प्रजाति सर्दी का समय यहाँ पे व्यतीत करती है। और यहाँ पे जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त लाल सिर वाले गिद्ध और सफेद पीठ वाले गिद्ध का भी
वास क्षेत्र है। तो ये रही बेगूसराय के कांवड़ ताल की बारे में जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्जीरिया, भारत। क्षेत्रफल की बात की है तो जो भी देश के हैं सबका क्षेत्रफल आपको याद रहने पे ही ये बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड ही हो जाता है। तो वैसे आपको मालूम होगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं 10 सबसे बड़े देश की बात करूं तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें स्थान पे। उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया ये आते हैं। तो अब इस ऑप्शन से हम अगर देखें तो रूस नहीं है, कनाडा नहीं है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर तो हो जाएगा देश का सबसे क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। अमेरिका के बाद चाइना आता है, चाइना के बाद ब्राजील, के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है, भारत के बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया 10वां है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस द्वीप राष्ट्र द्वारा पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई थी यहाँ पे। और अच्छा क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? तो पर्यावरण विदों के अनुसार जो है एमवी वाकासियो वर्तमान में एक समुद्री पार्क के पास जो है वेटलैंड के क्षेत्र में पॉइंटे डी सनी में फंसा हुआ है और इसके ईंधन के रिसाव से एक पारिस्थितिक आपदा उत्पन्न हुई है जो प्रवाल, मछली और अन्य समुद्री जीवन के लिए जो है संकट का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1986, 1992, 2001। इसका सही आंसर जो है 1986 है। आपको बता दूं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा जो है वर्ष 1986 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य मेनली ये है जो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना और इसमें सुधार करना। यह जो है केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने, सभी स्रोतों से प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए अधिकृत करता है। साथ ही पर्यावरणीय आधार पर किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना या संचालन को जो है निषेध या प्रतिबंधित करता है। और यह जो है केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न भागों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए जो है अधिदेश प्राप्त प्राधिकरणों की स्थापना का जो है राइट प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण नियम पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानक स्थापित करने के लिए जो है प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं। अधिनियम को अंतिम बार वर्ष 1991 में संशोधित किया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं किया गया है। तो आंसर तो इसका 1986 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो आर्कटिक महासागर जो है विश्व के 5 महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। ये तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 6.1 मिलियन वर्ग मील है और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से 1.5 गुना बड़ा है। इसकी सीमा ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का और रूस से मिलती है। आर्कटिक महासागर की औसत गहराई जो है लगभग 4000 फीट है। एग्जैक्ट डाटा हम जाएंगे तो 3953 फीट है। इसका सबसे गहरा बिंदु जो है 18,264 फीट की गहराई पर स्थित है। इसके अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और शायद ही कभी यहाँ का औसत तापमान जो है हिमांक से ऊपर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का क्रम के बारे में आपको मालूम ही होगा, अधिकतर नहीं मालूम है तो याद रखिएगा। प्रशांत सबसे जो है क्षेत्रफल में बड़े महासागर हैं। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर सबसे लास्ट में आता है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। और इसका मेनली उद्देश्य जो है देश की कानून व्यवस्था में सुधार लाना है। ठीक है, इसलिए पुलिस को प्रशिक्षण किया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है भाई? ऑप्शन है नैरोबी, न्यूयॉर्क, जिनेवा और गुरुग्राम। आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी जो है अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो पर्यावरण से संबंधित वैश्विक एजेंडा को तय करता है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत जो है सतत विकास के पर्यावरण संबंधी पहलुओं के सामंजस्यपूर्ण क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण हेतु जो है एक आधिकारिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इसका मेनली उद्देश्य जो है राष्ट्रों और नागरिकों को प्रेरित, सूचित और सक्षम कर जो है पर्यावरण की देखरेख हेतु नेतृत्व प्रदान करना, साझेदारी को प्रोत्साहित करना ताकि भविष्य की पीढ़ियों के साथ जो है समझौता किए बिना जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसका मुख्यालय जो है यूएनईपी का मुख्यालय मेनली नैरोबी जो कि केन्या में है, राजधानी भी है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए नैरोबी, ठीक है। और ये जो है नैरोबी या अपने प्रभागों के साथ साथ क्षेत्रीय निकट संपर्क वाले और आउटपोस्ट कार्यालयों तथा सहयोगी उत्कृष्टता केंद्रों के बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से जो है यूएनईपी कार्य करती है नैरोबी से। अगला प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, जो क्या है अगला प्रश्न, एक मिनट। एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी। ऑप्शन है पीली, लीना, सिंधु, यांगत्जे। यांगत्जे रिवर जो है 6300 किलोमीटर की लंबाई के साथ जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो आंसर हो जाएगा डी। और अब ऑप्शन में जो ये नदी है इसके बारे में जान ले तो पीली नदी जो है 5464 किलोमीटर है, लीना नदी जो है ये 4400 किलोमीटर है, सिंधु नदी 2880 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो यांगत्जे रिवर जो है ये लहासा से बहते हुए सांगल तक जाती है। मैप में अच्छे से आप जान पाते बट सुविधा न होने के कारण। अगला प्रश्न, मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? अब तो पुराना हो गया है। ये मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न, अपघटक प्रकृति के डैश हैं क्योंकि वे पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड ये प्रश्न है। ऑप्शन है डैश में क्या आएगा, तो संकट, खतरे, संवाहक, उर्वरक, पुनर्चक्रक या रिसाइकलर। प्रकृति की अपनी पुनर्चक्रण प्रणाली है जो कि जीवों का एक समूह है और इसे जो है अपघटक कहा जाता है। अपघटक प्रकृति के पुनर्चक्रक है क्योंकि वे पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का जो है अपघटन करते हैं। तो रिसाइकलर इसका आंसर हो जाएगा डी। अपघटक मृत वस्तुओं की बात करें तो इसमें पौधों के मृत भागों, मृत जानवरों की छाल, मल, इन सब का जो है ये भक्षण करते हैं। और अपघटक जो है पृथ्वी पर सफाई दल के रूप में बहुमूल्य भूमिका निभाते हैं। यदि अपघटक न हो तो पृथ्वी पर हर जगह जो है मृत पत्तों, मृत कीड़ों तथा मृत जानवरों का जो है ढेर लग जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपघटक एक पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादों को, आमतौर पर प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, पौधे और शैवाल, इनके लिए जो है आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। अपघटक अधिक जटिल कार्बनिक पदार्थों को प्राथमिक पदार्थों जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जो है नाइट्रोजन युक्त सरल यौगिक, फास्फोरस और कैल्शियम में जो है अपघटित करते हैं। और ये सभी जो घटक हैं ऐसे पदार्थ हैं जो पौधे के विकास के लिए जो है आवश्यक है। अधिकांश अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया शामिल है। अदर अपघटक इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है और इनमें जो है अकशेरुकीय जीवों के साथ साथ भी कवक शामिल है जिन्हें कभी कभी डटरी वायरस भी कहा जाता है, जिसमें कि केचुए, दीमक, कनखजूरा ये सब शामिल है। अगला प्रश्न इकोसिस्टम से रिलेटेड है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर जेम्स हानसन, रिचर्ड किंग्सफोर्ड, ए.जी. टॉन्सले, हेनरी स्वेन्समार्क। आपको बता दूं जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां
जो है पादप जंतु और अन्य जीवों के साथ ही जो है मौसम तथा भूदृश्य परस्पर अंतर क्रिया के माध्यम से जैव मंडल के निर्माण हेतु जो है साथ मिलकर काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक या सजीव अंश के साथ ही अजैव घटक या निर्जीव अंश भी शामिल होते हैं। जैविक घटकों में पादप जंतु और अन्य जीव शामिल हैं, जबकि अजैविक की बात करें तो इसमें चट्टान, तापमान, आर्द्रता ये सब शामिल होते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है एजी टांसले के द्वारा जो है 1935 ईस्वी में किया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र का प्रत्येक घटक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य घटकों पर निर्भर करता है। अगर उदाहरण के लिए आप देखें तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के तापमान में आया परिवर्तन जो प्रायः इस बात को प्रभावित करेगा कि वहाँ किसी प्रकार के वहाँ जो है किस प्रकार के पौधे उगेंगे। भोजन तथा आश्रय के लिए पौधों पर निर्भर रहने वाले जंतुओं को परिवर्तनों के अनुकूल होना होगा। वे किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में चले जाएंगे या लुप्त हो जाएंगे। इन सब बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के आकार में बहुत भिन्नता होती है। यह किसी तालाब जैसा छोटा या जंगल अथवा समुद्र जैसा बड़ा हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र को दो बुनियादी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, स्थलीय और जलीय। जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल ये सब जो है ये सारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं, जबकि तालाब, झील, आर्द्रभूमि, नदियां, ज्वार नदमुख जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक्वेरियम, खेत, इन सबको देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश के क्षेत्र के साथ सम्मिलित नहीं है। भाई ये तो रटना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बद्दू जनजाति जो है अरब, बिल्कुल सही है। एनु दक्षिण कोरिया नहीं, ये तो जापान से संबंधित है। एनु दक्षिण कोरिया ये गलत है। कह कौन सा गलत है, इसका आंसर तो भाई बी हो जाएगा। पिग्मी जनजाति कांगो से रिलेटेड है। मसाई जनजाति केन्या से रिलेटेड है। ये सब जनजाति रिलेटेड जो बात है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जूलू दक्षिण अफ्रीका से है, योक्तुस साइबेरिया से, तुर्गेस सहारा से, तपीरो पापुआ न्यूगिनी से, सेमांग पूर्वी सुमात्रा क्षेत्र की जनजातियां हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, ओरांग असली मलेशिया, मियोस म्यांमार, मसाई पूर्वी और मध्य अफ्रीका की जनजाति के क्षेत्र की जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड की, लैप्स उत्तरी फिनलैंड की, कोयार्क उत्तरी साइबेरिया यूरेशिया, खिरगिज जो है एशिया स्टेपीज, कजाक कजाकिस्तान, केलक मध्य एशिया, इंडिया जनजाति जो है ये अमेजन बेसिन क्षेत्र की जनजाति है और इंडिया जनजाति उसका नाम है, याद रखिए। ऐसा मत समझिएगा जो इंडिया जनजाति है अपने। इवाना दक्षिण पूर्व एशिया के जो इक्वेटेरियल वर्षावन है वहाँ पे पाए जाते हैं। हौसा उत्तरी नाइजीरिया, गुइकास अमेजन वो वन क्षेत्र में, गोबी मंगोल जो है गोबी वाले इलाका में, फुलानी पश्चिम अफ्रीका में, एस्किमो ये बार बार पूछा जाता है, ग्रीनलैंड उत्तरी कनाडा, अलास्का और साइबेरिया वाले क्षेत्र में एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं। चुकची पूर्वोत्तर एशिया या रूस में, बुशमैन कालाहारी, एलियूत अलास्का, बिंदुबी या एबोर्जिस ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। की स्टोन प्रजाति क्या होता है भाई, ऑप्शन पढ़ने से पहले इसी को जान लेते हैं। की स्टोन प्रजाति जो है एक जीव है जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को जो है परिभाषित करने में मदद करता है। की स्टोन ये है। अब एक की स्टोन प्रजाति कोई भी जीव हो सकता है, जानवरों और पौधों से लेकर जो है बैक्टीरिया और कवक तक ये कोई भी हो सकते हैं। ये गोंद की तरह है जो निवास स्थान पर एक साथ रखता है, निवास स्थान को एक साथ रखता है। की स्टोन प्रजातियों में कम कार्यात्मक अतिरेक होता है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र से गायब हो गई है तो कोई अन्य प्रजातियां अपने पारिस्थितिक स्थान को भरने में सक्षम नहीं होगी। अगर वो चला गया तो चला गया, खाली रह जाएगा वो स्थान। पारिस्थितिकी तंत्र का मौलिक रूप से बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे नए और संभवतः आक्रामक प्रजातियों को निवास स्थान को आबाद करने की अनुमति मिलेगी। यह जो है एक पारिस्थितिक समुदाय में सबसे बड़ी या सबसे बहुतायत वाली प्रजाति नहीं हो सकता है, लेकिन यदि एक की स्टोन को हटा दिया जाता है तो यह उन घटनाओं की एक श्रृंखला को बंद कर देती है जो अपने निवास स्थान की संरचना और जैव विविधता को कुछ अलग तरीके से बदल देती है। अपनी की स्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिक तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं रहेगा। की स्टोन प्रजाति शिकारियों, शिकार, पारिस्थितिक तंत्र के इंजीनियरों,
म्यूचुअलिस्ट और पौधे जैसी कई व्यापक श्रेणियों में आती है। अब इसको पढ़ लेते हैं क्या करा। ये ऐसे जीव हैं जो एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है। जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव और रेस्टोरेंट प्रजाति हो सकते हैं। ये भी सही है। ये गलत पूछा है। अभी ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं। कीस्टोन प्रजातियों में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है। बिल्कुल सही बात। कीस्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिक तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा। फिर से पढ़िए। कीस्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिक तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा। बिल्कुल ये भी सही है। गलत पूछा था, इसका ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं है? लुप्तप्राय नहीं है। ये लुप्तप्राय वाली जो बात आ जाती है ना, इसको आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इसमें IUCN का बड़ा रोल होता है। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ गंभीर रूप से लुप्तप्राय जंगली जानवरों की प्रजातियों के लिए जो है IUCN रेड लिस्ट द्वारा निर्धारित सबसे अधिक जोखिम वाला श्रेणी है। और गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में जो है 10 स्तनधारी, 15 पक्षी, 6 सरीसृप, 19 उभयचरों की प्रजाति और 14 मछलियां जो है शामिल है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची संस्करण निकलता है इसका, तो उसी संस्करण में 2013.2 में 15 पक्षी शामिल हैं। और इसमें क्योंकि टोटल पक्षी ही है, 15 पक्षी शामिल है, जिसमें कि बेयर पोचर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कि गोडावन भी बोलते हैं, बंगाल फ्लोरिकन, जंगली उल्लू, क्रैन, स्पून बिल्ड सैंडपाइपर, सोसिएबल लैपविंग, जॉर्डन क्रेसर, व्हाइट बैंक वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट ब्लेड हेरॉन, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, भारतीय गिद्ध, हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक। तो कह रहा है इसमें कौन से गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं है। ये आपको अगर ये 15 याद रहेगा तभी छांट पाएंगे। तो जंगली उल्लू बिल्कुल है, साइबेरियन क्रेन है, भारतीय गिद्ध भी है, ग्रेट ईस्टर्न बस्टर्ड भी है। तो सब तो ये है, तो इसका भी ये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक पदचिन्ह को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है पारिस्थितिक पदचिन्ह क्या होता है। ये पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे। पारिस्थितिक पदचिन्ह की अवधारणा जो है कनाडा के पारिस्थितिकी विज्ञानी विलियम रीस ने प्रस्तुत की थी, जिसे कि स्विट्जरलैंड के शहरी योजनाकार मैथिस वेकेरनागेल ने जो है विलियम रीस के मार्गदर्शन में तैयार अपने शोध प्रबंध में और अधिक विकसित किया था इन्हें। वेकेरनागेल और रीस ने साथ मिलकर वर्ष 1996 में हमारा पारिस्थितिक पदचिन्ह आवर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नामक जो है एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें जो है पारिस्थितिक पदचिन्ह की अवधारणा का जो है वर्णन किया गया। पारिस्थितिक पदचिन्ह यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, EF बोल सकते हैं आप, वैश्विक प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय मांगों की माप है। और पारिस्थितिक पदचिन्ह लेखांकन मानवीय मांग और प्रकृति की आपूर्ति की माप करता है। मांग पक्ष के मामले में पारिस्थितिक पदचिन्ह उस पारिस्थितिक संपत्ति की माप करती है जिसकी आवश्यकता किसी आबादी को इसके द्वारा उपभोग किए गए प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन के लिए, जिसमें पादप आधारित खाद्य या फाइबर उत्पाद, मवेशी, मत्स्य उत्पाद, इमारती लकड़ी, वनपोष, शहरी अवसंरचना के लिए जगह, ये सब भी शामिल है। इसके अवशिष्ट की बात करें तो इसमें कार्बन उत्सर्जन को जो है अवशोषित करने के लिए होती है। आपूर्ति पक्ष के मामले में किसी शहर, राज्य या राष्ट्र की जैव क्षमता, इसकी पारिस्थितिक संपत्ति की बात किया मैंने, तो इसमें फसल भूमि, चारागाह, वन भूमि, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, निर्मित भूमि क्षेत्र, ये सभी आते हैं। तो इन सब का प्रतिनिधित्व करती है। पारिस्थितिक पदचिन्ह और जैव क्षमता दोनों को वैश्विक हेक्टेयर में व्यक्त किया जाता है, जो विश्व औसत उत्पादकता के साथ वैश्विक स्तर पर जो है तुलनात्मक मानकीकृत हेक्टेयर है। अब यदि किसी जनसंख्या का पारिस्थितिक पदचिन्ह क्षेत्र की जैव क्षमता से अधिक होता है तो वह जो है क्षेत्र पारिस्थितिक घाटे की स्थिति प्रकट करता है। और अगर किसी क्षेत्र की जैव क्षमता उसके पारिस्थितिक पदचिन्ह से अधिक होती है तो पारिस्थितिक भंडार की स्थिति प्रकट करता है ये स्थिति।
अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। कह रहा है पारिस्थितिक पद चिन्ह को परिभाषित किया गया पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में। ऑप्शन तो यही सही है भाई। किसी पर्यावास में प्रजातियों की भूमिका का कार्य के रूप में, किसी पारिस्थितिक तंत्र के एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के प्रभाव के रूप में, व्यक्तियों की संख्या उसके उल्लेखनीय नकारात्मक प्रभावों के बिना पर्यावरण संपोषण कर सकता है। बिल्कुल नहीं भाई, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उप श्रेणी नहीं है? ऑप्शन है सह्याद्री, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। चलिए आपको बता दूं, जो हिमालय के अंतर्गत जो है बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय विविधताएं हैं। उच्चावच सीमाओं की संरेखन और अन्य भू आकृतियों विशेषताओं के आधार पर जो है हिमालय को कुछ उपशाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं उसको, मध्य हिमालय जिसको कि हिमाचल बोलते हैं, बाह्य हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचल बोलते हैं, बाह्य हिमालय को शिवालिक बोलते हैं। सह्याद्री पश्चिमी घाट का हिस्सा है और इसलिए ऑप्शन में यही इसका आंसर होगा। कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है? तो सह्याद्री नहीं है। तीन ही होता है, तीनों ऑप्शन में है, उसके अलावा ये आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रवास्था है? ये सवाल आप देख चुके हैं, याद होगा तो पिछले क्लास में, और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया भी था। और इसका ऑप्शन जो है ई होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है अनुक्रमण की प्रवास्थाएं ही है। क्योंकि वर्ष 1916 में फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने जो है अनुक्रमण का एक वर्णनात्मक सिद्धांत प्रकाशित किया और इसे जो है एक समान पारिस्थितिक अवधारणा के रूप में उन्नत किया। क्लीमेंट्स के अनुसार जो है विभिन्न चरणों में युक्त एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हो जाता है न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसिस, एग्रेशन, कंपटीशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। हिंदी में ऑप्शन है, हिंदी में याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप न्यूडेशन यानी वनस्पति रहित, उसके बाद होता है माइग्रेशन, प्रवासन, उसके बाद एसिस यानी आस्थापन, उसके बाद होता है एग्रीगेशन यानी एकत्रीकरण, उसके बाद कंपटीशन यानी स्पर्धा, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, और स्टेबलाइजेशन यानी स्थिरीकरण। तो ये सारे के सारे प्रवस्थाएं है पारिस्थितिक अनुक्रमण की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रख लीजिए। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? बेतला। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के लातेहार जिले में छोटा नागपुर पठार में स्थित है। बेतला बाइसन, हाथी, बाघ, तेंदुआ और एक्सिस का संक्षिप्त रूप है। बाइसन का बी, एलिफेंट का ई, टाइगर का टी, लियोपार्ड का एल और एक्सिस का ए, BETLA, बेतला का संक्षिप्त रूप है। यह जो है भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्यों में से एक है और यहाँ शानदार उष्णकटिबंधीय वन आवरण और विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को पहले एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, बाद में इसे जो है स्थिति में सुधार और वर्तमान सुधार का जो है वर्तमान दर्जा दिया गया है इसको राष्ट्रीय उद्यान का। 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस पार्क में अच्छी सड़कें हैं जो एक दूसरे को पार करती है, जिससे मोटर चालक को घने जंगलों में वन्य जीवों को अधिक निकटता से देखने में आसानी होती है। और मेनली यहाँ पे जो है गोर, चीतल, हाथी, बाघ, पैंथर, स्लॉथ और जंगली भालू, सागर, नीलगाय, काकर, माउस, डियर राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्थायी निवासी है। यहाँ लंगूर भी बड़े समूहों में पाए जाते हैं। बेतला में एक तरफ जलप्रपात और गर्म जल के प्राकृतिक झरने हैं, तो दूसरी तरफ जो है चेरो वंश के राजाओं द्वारा जो है निर्मित 16वीं शताब्दी के किले सहित कई ऐतिहासिक स्मारक भी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जो है एक सतह के आसपास और क्षोभमंडल में वायुमंडल के तापमान में होने वाली जो है औसत वृद्धि है, जो कि वैश्विक जलवायु पैटर्न में बदलाव ला सकती है। और यह जो है ना प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों कारणों से हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाली गैसों को जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जानते हैं हम लोग। और ये जो ग्रीन हाउस गैस है पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा का निष्कासन नहीं होने देती है। अब ग्रीन हाउस गैस, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो
ऑप्शन देख लीजिए, यही पूछा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन उत्तरदायी नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस तो उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, ओजोन भी आते हैं, मीथेन भी आते हैं, आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी भी नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न और ये इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? ताप्ती, सतपुड़ा श्रेणी, ब्यास, रोहतांग दर्रा, सिंधु, त्र्यंबकेश्वर, नर्मदा में कल। आंसर तो हो जाएगा सी। लेकिन जानते हैं ताप्ती के बारे में जाने। ताप्ती जो है यह गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच मध्य भारत की एक नदी है जो अरब सागर में गिरने से पहले जो है पश्चिम की ओर बहती है। और इस नदी का उद्गम स्थल नदी सतपुड़ा रेंज में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सतपुड़ा श्रेणी इसका बिल्कुल सही है। दूसरी नदी है ब्यास। इसका उद्गम स्थल तल से 4361 मीटर की ऊंचाई पर कुल्लू में रोहतांग दर्रा के दक्षिणी मुख से होता है और भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी में मिलने से पहले यह लगभग 470 किलोमीटर तक बहती है। सतलज की सहायक नदी है ये। तो इसका भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है सिंधु। तो सिंधु के बारे में आपको बता दूं, यह जो है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है जिसकी लंबाई जो है 3200 किलोमीटर और यह मानसरोवर झील के निकट तिब्बती के पठार से निकलती है और यह भारत के लद्दाख क्षेत्र से होते हुए गिलगित बल्टिस्तान की ओर जाती है और फिर समूचे पाकिस्तान की लंबाई के साथ जो है दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई सिंध में बंदरगाह शहर कराची से अरब सागर में मिलती है। तो ये जो है मेनली कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के पठार से निकलती है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी। नर्मदा की भी बात कर ही लेते हैं, जब ताप्ती के कर ही लिए तो नर्मदा का भी कर लेते हैं। यह नर्मदा कुंड नामक छोटे जलाशय से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई से निकलती है जो मध्य प्रदेश राज्य में मैकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी। अच्छा, अमरकंटक पहाड़ी से बहुत सारे रिवर निकलते। कहाँ है अमरकंटक पहाड़ी? तो ये मध्य प्रदेश के जिले हैं अनूपपुर, वहीं पे है। और यह जो है भरूच के निकट नीचे 21 किलोमीटर चौड़े एक मुहाने में खंबात की खाड़ी में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? अरब सागर में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।